हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल हम लोग सीटेट मैथ्स पर चर्चाएं कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमने सीटेट पेडागोजी से शिक्षण की प्रकृति से संबंधित फैक्टर्स को हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले हमने देखा था कि शिक्षण गणित से संबंधित कुछ परिभाषाएं थीं, गणित का अर्थ क्या था। उसके बाद हमने देखा था कि गणित की प्रकृति क्या है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद साथियों कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है जो कि आज गणित के शिक्षण में हम कंप्लीट कर लेंगे, गणित की प्रकृति से संबंधित। अब हमें देखना है साथियों कि गणित पढ़ाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जिससे एक शिक्षक छात्र को प्रभावी तरीके से गणित को समझा सकता है। साथियों उसी के बारे में आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि गणित के पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। साथियों गणित पढ़ाने की तकनीकें हम 3-4-5 तरीके से हम देख सकते हैं। आइए उसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या है। साथियों गणित के पढ़ाने के पहले तरीके की बात करें तो वो अभ्यास कार्य हो सकता है। साथियों आप देखेंगे गणित पढ़ाने के पहले तरीके की बात करें तो वह है अभ्यास कार्य हो सकता है। अब प्रश्न बनता है कि अभ्यास कार्य की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या अभ्यास कार्य आप बच्चों को देते हैं तो बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें विकसित हो सकती हैं, उसमें कौन सी आदत को हम उत्पन्न कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। साथियों देखेंगे आप तो अगर हम बच्चे को गृह कार्य देते हैं तो उससे क्या स्थितियां या कौन सी गुण उसमें विकसित होते हैं। साथियों बात करें तो अभ्यास के द्वारा छात्रों में भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करके उनसे सीखने को उन्हें मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन उसे दिया मैथ का, उसने उसे सॉल्व किया, या आपने कोई मैथ्स का उदाहरण या क्वेश्चन दे करके उसे उन चीज़ों को समझाया। उसके बाद आपने उन्हें उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दे दिए अभ्यास करने के लिए। तो आप देखेंगे जब वो अभ्यास करेंगे उससे, तो जो चीज़ें उन्हें आपके समझाने के तदुपरांत मिस हो गई थी, वहाँ वो बच्चा अभ्यास के माध्यम से उन चीज़ों को जब बार बार करेगा तो वो चीज़ें अस्थायी रूप में उसके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से वो अपने आप में स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे अपने आप को इम्प्रूव करेगा। तो अभ्यास कार्य का जो है ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है। उसके बाद आप देखेंगे जब बच्चा दिया गया दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि अभ्यास के द्वारा सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि किसी भी सूत्र को या किसी भी फार्मूले को या किसी भी सवाल के एक ही तरीके पर कई सवालों को लगा लेने से वो सवाल जो है वो लंबे समय तक, वो मेथड जो है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में स्थिर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यास है ये किसी भी कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में लंबे समय तक रखने के लिए बहुत ही कारगर है। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि दूसरा गणित के पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका कौन सा हो सकता है। साथियों तो वह आप गृह कार्य ले सकते हैं। अब जैसे कोई चीज़ आपने पढ़ाया तो पढ़ाने के तदुपरांत आप उससे संबंधित चीज़ें या उस चैप्टर से संबंधित चीज़ों को आप बच्चों को गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं, जिससे बच्चे का लाभ क्या होगा। आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए अगर आप गृह कार्य देते हैं तो बच्चे का लाभ क्या है। पहले की बात करें तो गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। अब जैसे आपने मैथ का कोई चैप्टर, मान लीजिए आपने एक कक्षा 1 का बच्चा है, उसे आपने जोड़ना सिखाया। अब जोड़ना सिखाने के पश्चात
आपने 3-4 एग्जाम्पल दिए और एग्जाम्पल के पश्चात जब वो बच्चा उस प्रोसेस को समझ लिया कि हमें कैसे जोड़ना है संख्याओं को, उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन जोड़ के बाद आप उसे तकरीबन कुछ ऐसे उसी प्रकार की संख्याओं को जोड़ने के लिए गृह कार्य के रूप में आपने उसे दे दिया। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपने बताई गृह कार्य भी उसी से संबंधित आपने बच्चे को जब दे दिया तो बच्चा जो है उस जोड़ की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से सीख लेगा। अच्छा, वहीं अगर आप उसे से संबंधित उसे गृह कार्य नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि बच्चा नेक्स्ट डे जब क्लास में आएगा तो हो सकता है वही चीज़ें आपको फिर से सिखानी पड़े। तो अगर आप उसे गृह कार्य दिए रहेंगे तो ऐसी स्थिति में वो उस प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुका होगा। तो इसलिए जो गृह कार्य है यह पाठ्यक्रम को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आइए साथियों नेक्स्ट की बात करते हैं कि गृह कार्य जो है वो हम माता पिता के छात्र के शैक्षणिक विकास को जान सकते हैं। गृह कार्य से माता पिता छात्र के शैक्षणिक विकास को भी जान सकते हैं। सॉरी, अब कैसे उसकी बात करते हैं। जैसे आपने गृह कार्य दिया, आपने मान लीजिए उसे गुणा करने की प्रक्रिया को समझाया, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया उसे समझाई। अब समझाने के पश्चात आप उससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस उसे दे दिए गृह कार्य के रूप में। अब जब बच्चा जा कर के घर पर गृह कार्य करेगा तो जब गृह कार्य करेगा और कोई भी चैलेंजेस चुनौतियां उसके सामने आएंगी तो वो उस चैलेंजेस या चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए अपने माता पिता के ही पास जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो माता पिता हैं वो जान पाएंगे कि उनका बच्चा जो है वो चीज़ों को किस लेवल पर समझ रहा है, क्या क्या वो विद्यालय से सीख पा रहा है, उसके सीखने की दर क्या है। तो इस प्रकार जो गृह कार्य है ये माता पिता को बच्चे के प्रगति के बारे में जानने में सहायक सिद्ध होता है। आइए साथियों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। गृह कार्य छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है तथा इससे छात्र के खाली समय का उपयोग हो जाता है। अब जैसे आपने बच्चे को गृह कार्य दिया तो वहाँ तो आप नहीं है ना सॉरी। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने मन से ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो इससे उस बच्चे में स्व अध्ययन का विकास होगा और साथ ही साथ बच्चे के खाली समय का उपयोग भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से गृह कार्य जो है ये गणित के पढ़ाने का एक उत्तम तरीका है साथियों। आगे आइए देख लेते हैं क्या है चीज़ें। अच्छा, क्लासेस अगर अच्छी हैं साथियों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए साथियों। ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपको हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे और सीटेट अब की बार अवश्य क्वालिफाई करेंगे आप साथियों। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें हैं और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं मैथ्स के गणित को पढ़ाने के। तो देखिए नेक्स्ट की बात करें साथियों तो मौखिक कार्य। अब मौखिक कार्य में क्या क्या चीज़ें, मौखिक कार्य की बात करें तो मौखिक कार्य जो होता है या मौखिक परीक्षा जो भी कहते हैं इसे आप, तो ये प्रोसेस जो है ये आप डायरेक्ट बच्चे से मौखिक रूप से मतलब प्रश्न पूछ लेंगे और मौखिक ही रूप में बच्चा आपको उत्तर दे देगा। ये प्रक्रिया जो है वो मौखिक कार्य या मौखिक प्रश्न क्या। अच्छा, इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। अब यही प्रश्न है साथियों कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ बच्चे से पूछी, अगर बच्चा उन चीज़ों को समझता है या उन चीज़ों को सीखा है तो आप देखेंगे वो तुरंत उसका जवाब देगा।
तो आप देखेंगे इस तरीके से आसानी से आप उसकी क्षमता को जांच पाएंगे, आप उसके सीखने की दर को समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट की बात करें। आप देखेंगे कि मौखिक कार्य से छात्रों के सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। अब मौखिक कार्य में सोचने और समझने की क्षमता की बात करें साथियों, तो आप देखेंगे कि जब मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों को शार्पली, तुरंत तेजी से उत्तर डिलीवर करना पड़ता है, उत्तर बताना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ को आंक पाते हैं कि कोई बच्चा कितनी अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पाता है और कितनी जल्दी वो तुरंत अपने उत्तर को दे पाता है। तो इस तरीके से ये मौखिक कार्य जो है ये छात्रों के सोचने तथा समझने के विकास के बारे में आपको बताता है। इसके बाद साथियों आगे की बात करें तो मौखिक कार्य से पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। आप देखते हैं चीज़ों को बोलने और लिखने में आप देखेंगे समय का काफ़ी अंतर होता। अगर आप चीज़ों को बोलते हैं तो आपको समय कम लगता, जबकि वहीं अगर आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपको बोलने से अधिक समय लगता है। तो दोहराने की प्रक्रिया जो है साथियों, दोहराने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि अगर मौखिक प्रक्रिया है तो आप समय कम लेंगे की अपेक्षा लिखित प्रक्रिया में। आइए साथियों आगे लेखन कार्य के बारे में भी जान लेते हैं कि लेखन कार्य से क्या क्या चीज़ें लाभप्रद हो सकती हैं एक बच्चे के शिक्षण प्रक्रिया में। साथियों लेखन कार्य गणित की शुद्धता एवं मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। लेखन कार्य गणित की शुद्धता एवं मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे यहाँ कह रहा है गणित की शुद्धता। साथियों आप देखेंगे सुलेख की बात करें या फिर अक्षर को सुव्यवस्थित और स्पष्ट लिखने की बात करें तो इन चीज़ों का विकास जो है वो बार बार लिखने से ही होता है। और मानसिक वृद्धि की बात करें, आप देखते हैं कोई भी चीज़ जब आप लिख करके याद करते हैं तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती। तो इस तरीके से गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि की बात करें तो यहाँ लेखन कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है साथियों। इसके बाद आप नेक्स्ट की बात करें कि लेखन कार्य से नेक्स्ट क्या लाभ हो सकता है बच्चे का, तो आप देखेंगे कि इसके लेखन कार्य के द्वारा आवश्यक वस्तुएं रिकॉर्ड के रूप में रखी जा सकती हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड के रूप में रखनी है तो वो आप लिख करके ही रख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के रूप में आप कोई चीज़ याद करके नहीं रख सकते। तो रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात करें प्रक्रिया की तो वो लेखन कार्य होगा। आइए साथियों नेक्स्ट गणित के पढ़ाने की तरीके की बात करें तो वह साथियों है समूह कार्य। समूह कार्य की बात करें तो आप देखेंगे समूह में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे आप अकेले पढ़ रहे हैं, वहीं आपका एक मित्र 4 लोगों के साथ पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि उस पढ़ने की प्रक्रिया में जो एक अकेला बच्चा है वो सारी चीज़ें अकेले ही करता है। उस जो सवाल कोई मान लीजिए गणित का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो अकेले ही अपना दिमाग वहाँ लगाता है। लेकिन वहीं ग्रुप स्टडी की बात करें या समूह में कार्य करने की बात करें या पढ़ने की बात करें तो आप देखेंगे कि वहाँ जो 4-5 लोग एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे तो उसी एक सवाल पर उन 4-5 का अपना एक अलग अलग एस्पेक्ट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से समूह वर्क में बच्चों में सीखने की प्रगति या सीखने के तरीकों में अलग अलग तरीके से वृद्धि पाई जाती है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि समूह कार्य में कि यहाँ नई चीज़ें सीखना आसान होता है, क्योंकि समूह में प्रत्येक
सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। वही बताया मैंने साथियों आपको कि समूह में आप आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप पाएंगे कि सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं, सबके अपने कॉन्सेप्ट पर अलग अलग विचार हैं। तो इस तरीके से जो समूह कार्य है ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आइए साथियों आगे देख लेते हैं। आप मैथ्स की कुछ इम्पोर्टेंट विधियाँ पढ़ाने के तरीके की ही बात करें तो आप उसी से संबंधित चीज़ों को समझेंगे, पकड़ेंगे कि यहाँ आप महत्वपूर्ण विधियों की बात करें तो 2-3 विधियाँ हैं, हम देख लेते हैं। उसे पूछ लेता, सीधे सीधे विधियों से क्वेश्चन पूछ लेता और कहता है कि इस विधि का आप बच्चों को से लाभ क्या हो सकता है, यह शिक्षक और छात्रों के बीच संबंधित आदान प्रदान क्या है, इन चीज़ों से संबंधित चीज़ें। तो पर्यवेक्षण अध्ययन की बात कर लेते हैं साथियों, ऑब्जर्वेशनल या ऑब्जर्वेशन स्टडी की बात कर लेते हैं। इस अध्ययन प्रक्रिया से शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध की बात क्या है, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं साथियों स्टेप बाय स्टेप। ये मेथड जो है साथियों, ये सीधे सीधे आपको मैंने पहले बताया था कि आप देखेंगे कि शिक्षण पेडागोजी जो है मैथ्स की, यहाँ पूरे सिलेबस का आपका 50% कवर कर लेता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बस, और ये चीज़ें बहुत ही एग्जैक्ट मैटर्स आपके लिए कलेक्ट करके मैं लाया हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो हैं वो निश्चित रूप से मिलेंगे, बस आपको चीज़ें देखनी है और इससे संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है साथियों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट या कोई भी चीज़ें आपको नहीं लेनी और करनी है, केवल और केवल आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए। इससे संबंधित PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। बहरहाल आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए साथियों पर्यवेक्षण विधि की बात करते हैं या अध्ययन की बात करते हैं। साथियों यह एक शिक्षण विधि है जिसके द्वारा छात्र अध्यापक के कुशल निरीक्षण तथा निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा विषय को समझने और उसमें कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। साथियों एग्जाम्पल से माध्यम से समझते हैं कि सपोज कीजिए आपने एक क्लास कोई ली, मान लीजिए आपने बच्चे को भिन्न सिखाया, भिन्न सिखाने के पश्चात आपने उससे संबंधित चीज़ें बच्चों को बता दी, आपने उससे संबंधित निर्देश जो हैं वो बच्चों को बता दिए और उसके बाद आपने कहा कि बेटा इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपने कुछ सवाल दे दिए और आपने कहा कि आप इसे सॉल्व करो। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, वो सवाल को लगाता है और जो चीज़ें वहाँ नहीं समझ आती हैं बच्चा उठता है और आपसे उन चीज़ों को पूछता है और डिस्कस करता है। तो आप देखते हैं कि ऐसी स्थिति में वो जो है आसानी से चीज़ों को समझ पाता है। देखेंगे आप कि ये स्थिति जो है ये छात्र और शिक्षक के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे के बीच वार्तालाप करवाता है, जिससे शिक्षक जो है वो अपनी कुशलता को और बढ़ा पाता है, जिससे बच्चा जो है आसानी से कन्वर्सेशन के माध्यम से चीज़ों को और प्रभावी तरीके से ग्रहण कर पाता है। साथियों पर्यवेक्षण विधि यही। अच्छा इससे लाभ क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे लाभ की बात करें तो देखेंगे आप यह शिक्षक छात्र संबंध में सुधार करता है। अब क्या है कि शिक्षक छात्र संबंध में सुधार तभी होंगे जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे,
बिना डर के छात्र अपने शिक्षक से अपने कन्फ्यूजन्स को पूछ पाएगा, क्लियर कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये पर्यवेक्षण विधि जो है ये शिक्षक और छात्र के संबंध को मधुर बनाता है साथियों। सॉरी। उसके बाद आप देखेंगे कि यह शिक्षक को छात्र की क्षमताओं को जानने में मदद करता है। कितना मददगार पर्यवेक्षण अध्ययन है साथियों, क्योंकि अगर केवल शिक्षक ही क्लास में बोलता रहेगा, छात्र को बोलने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि छात्र जो है क्या सोचता है उस सब्जेक्ट पर, छात्र की क्या थिंकिंग है उस सब्जेक्ट पर, छात्र कितना उस समय उस टॉपिक को समझ पा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षक नहीं जान पाएगा। अगर छात्र उन चीज़ों पर शिक्षक से लगातार बातें करता रहेगा, जहाँ उसके कन्फ्यूजन्स हैं वो शिक्षक से पूछ करके उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेगा, तो वो क्लास जो है साथियों वो प्रभावी होगी। छात्र के विचारों का सम्मान होगा, तो यहाँ से शिक्षण की प्रक्रिया में आप देखेंगे छात्र जो है अपने आप को सहज महसूस करेगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट की बात करें कि यह आत्मविश्वास व आत्मानुशासन विकसित करता है। जब बच्चा शिक्षण प्रक्रिया में शामिल रहेगा, चीज़ों को समझने या ना समझने की स्थिति में वो शिक्षक से बराबर बातचीतें करता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जो बच्चा होगा वो खुद में विश्वास पैदा कर पाएगा और खुद ही वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, तो क्लास में जो है वो अपने आप में आत्मानुशासन भी व्यवस्थित हो पाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट की बात करें कि यह मौके पर ही सुधार करता है। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ बच्चे की क्लास में समझ में नहीं आई और वो क्लास में शिक्षक से वो चीज़ें पूछ नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में वह तुरंत ही सुधार नहीं कर पाया। लेकिन पर्यवेक्षण विधि जो है या पर्यवेक्षण अध्ययन जो है यही मदद करता है इसमें कि जो भी कन्फ्यूजन बच्चे को हुआ वह तुरंत शिक्षक से पूछ लेता। तो वही यहाँ बात कही गई है कि यह मौके पर ही सुधार करता है, यानी तुरंत ही उसका कन्फ्यूजन जो है वो वहीं सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से यह विधि जो है वो मौके पर ही सुधार का मौका आपको दे देती है। आइए साथियों आगे देख लेते हैं, गणित पढ़ने के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि अगर कोई बच्चा गणित पढ़ रहा है तो उससे संबंधित क्या लाभ हो सकते हैं। ये आप धीरे धीरे आप गणित की प्रकृति के चैप्टर की बात करें हम साथियों तो आप अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। आप लगभग गणित की प्रकृति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जो भी जहाँ से भी प्रश्न बन सकते थे, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। बस थोड़ी सी बात में लाभ की बात कर लेते हैं कि गणित पढ़ने के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए साथियों, गणित जब बच्चा पढ़ता है तो उसके मानसिक शक्तियों को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है यहाँ से। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर बच्चा गणित पढ़ता है तो आप देखेंगे उसमें निरीक्षण की क्षमता का विकास होगा, उसमें तर्क शक्ति का विकास होगा, ठीक है ना। जब गणित पढ़ेगा बच्चा तो आप देखते हैं गणित पढ़ता है तो चीज़ों को वो अलजेब्रा की बात करें, बीजगणित की बात करें, तो एक अचर पद को एक चर पद के रूप में मान करके कैसे वो अपने सही उत्तर तक पहुंचता है, ये चीज़ें जो हैं वो तर्क को विकसित करने की प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखेंगे स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद आप देखेंगे एकाग्रता, कंसंट्रेशन। गणित पढ़ने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है साथियों कि व्यक्ति जो है वो एकाग्र हो पाता है, एकाग्र होने का गुण जो है वो विकसित हो पाता है उसमें। उसके बाद आप देखेंगे अन्वेषण शक्ति, पावर ऑफ डिस्कवरी। आप देखते हैं कि
मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब गणित बच्चा पढ़ता है तो गणित पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि गणित ही अन्य साइंस, अन्य विज्ञानों का मूल आधार बन जाती है। साथ अगर बच्चा गणित में कमज़ोर है, गणित उसकी साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि साइंस के अन्य साइंसेज जो भी हैं वो भी उनके कमज़ोर हो जाते। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे और यहाँ से उसके खोजने की क्षमता जो है वो ऊंची हो जाती है, वो उसमें विकास कर पाता है। तो अन्वेषण शक्ति का विकास जो होता है वो गणित पढ़ने का एक महत्वपूर्ण लाभ है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे विचार एवं चिंतन शक्ति। वो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों के साथ कोरिलेट करता है और यहाँ से उसके चिंतन शक्ति का जो है साथियों वो विकास होगा। ये रहा आपके गणित की प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स बनते थे, वो सारी चीज़ें आपको हमने लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करा दी। साथियों, अगर गणित के प्रकृति से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी साथियों। बाकी आप इन चीज़ों को पढ़िए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में अवश्य लाऊंगा। बाकी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो लाइक कीजिएगा साथियों। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।